नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के प्रीलिम्स एमसीक्यूज की सीरीज में आज ये 10वां लेसन है और इसमें हम 2012 के एमसीक्यूज को देखेंगे। 2012 में जितने भी एमसीक्यूज आए थे उन सभी की चर्चा करेंगे आज हम। तो पहला हमारा प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो प्रश्न है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो पहला जो दोस्तों आपको कथन यहां पर दिया गया है वो है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। दूसरा देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी। और तीसरा देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। अब आपको नीचे जो कूट दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको देखना है कि कौन से कथन सही हैं, आपका आंसर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक एक करके। अब पहला कथन देखिए, पहला कथन है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये बात सही है दोस्तों, ठीक है। जो प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था हो गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब दोस्तों ये जो 1919 का अधिनियम है, आप जानते होंगे कि इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे 1909 में आए थे उनको मार्लेमिंटो सुधार कहा जाता था, ठीक है। और इसी तरह से जो ये 1919 वाले हैं इनको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो तो ये थी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन इस तरह से कि कुछ विषय ऐसे थे जो कि विधानसभा के अंडर जो मंत्रिपरिषद काम कर रही थी, जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी, वो मंत्रिपरिषद उन विषयों को देखती थी, ठीक है। और कुछ विषय ऐसे थे जो कि सीधे गवर्नर के अंडर में आते थे, यानी गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके अंडर में आते थे। ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा पावरफुल जो विषय थे वो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के अंडर में आते थे, ठीक है। तो ये है दोस्तों। और दूसरी बात ये देखिए, ये मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये तो 1909 में ही हो गया था मार्लेमिंटो सुधारों के तहत, या 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और तीसरी बात, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, तो इस बात का हम जिक्र लगभग कर ही चुके हैं, है ना। तो ये भी बात अपने आप में सही हो जाती है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। तो हमारा यहां पर जो आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा कि केवल 1 और 3 जो कथन है वो सही है और दूसरे नंबर का जो कथन है वो गलत है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लगभग पिछले प्रश्न के पैटर्न पर ही ये प्रश्न भी है, दिया गया है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो कथन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और कौन से सही हैं कौन से गलत हैं वो चेक करने हैं, उनके हिसाब से आंसर आपको देना है। तो पहला कथन मैं पढ़ता हूं, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो क्या ये सही है या गलत है? दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा देखिए, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन भी सही है दोस्तों। तीसरा देखिए, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये कथन भी सही है दोस्तों। तीनों ही कथन सही हैं, तो हमारा जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है सी, ठीक है। आंसर होगा हमारा सी, तीनों ही कथन सही है, यानी कि केवल 1, 2 और 3। तो ये हमारा आंसर यहां पर बन जाता है दोस्तों। पिछला जो लेसन था उसमें हमने स्थायी बंदोबस्त की बात की थी, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त किया था, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, उसके बारे में बात की थी। लेकिन ये कहलाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, या रैयतवाड़ी व्यवस्था इसको कहा जाता है। और इसको जो लागू करने का काम किया था ये थे, इसके जन्मदाता जो कहे जाते हैं, एक तो थे टॉमस मुनरो, ठीक है, टॉमस मुनरो, और दूसरे कैप्टन रीड। तो इन दोनों को श्रेय दिया जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू करने का। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में दोस्तों क्या होता था कि किसानों को एक प्रकार से मालिकाना हक दे दिया जाता था, ठीक है। किसान यानी कि रैयत, ठीक है, किसानों को ही रैयत कहा जाता था, ठीक है।
तो किसानों को एक प्रकार से मालिकाना हक दे दिया जाता था, कब्जा दे दिया जाता था, पट्टे भी दे दिए जाते थे। ठीक है, जैसा कि यहां पर दूसरे में जिक्र किया गया है कि जमीन का इनको पट्टा दे दिया जाता था। और किसान जो है वो डायरेक्ट सरकार से जुड़े हुए थे, डायरेक्ट अपना जो लगान है वो सरकार को देते थे, कोई भी बिचौलिए यहां पर जमींदार वगैरह वो नहीं आ पाते थे। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था थी। और इसके अंदर कर किस प्रकार से, लगान किस प्रकार से लिया जाता था, पहले से ही भूमि का सर्वेक्षण कर लिया जाता था सरकार के द्वारा कि ये जो भूमि है ये इतना अनाज देने में सक्षम है। ठीक है, तो पहले से ही सर्वेक्षण करके मूल्य निर्धारण कर लिया जाता था और उस हिसाब से ही लगान लिया जाता था। तो ये एक व्यवस्था थी दोस्तों। और ये जो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है, ये जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, आपको मालूम है एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली इंडिया था, जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, वो भी हालांकि अंग्रेजों के अंडर में आते थे, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया था वो डायरेक्ट अंग्रेजों के प्रशासन में था। तो ब्रिटिश इंडिया का 51% जो हिस्सा था उसके ऊपर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगाए हुए थे। ठीक है, और 19% हिस्सा ऐसा था जहां पर कि परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त लगाया हुआ था, और 30% हिस्सा ऐसा था जहां पर महालवाड़ी व्यवस्था थी दोस्तों। ठीक है, वैसे मैं इन सभी चीजों का जिक्र पीछे के लेसन्स में कर चुका हूं, क्योंकि ये हमारा कोर्स रुका हुआ था काफी समय से, इसलिए दोबारा इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर ये पूरी सीरीज आप देखेंगे दोस्तों तो इन सभी के बारे में मैं काफी जिक्र कर चुका हूं। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो अब यहां पर आपको रोलेट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक आपका सही है। तो आपको मैं सीधा आपको आंसर बताता हूं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। सीधा इसका आंसर जो दोस्तों है वो है बी, बिना मुकदमा चलाए ही बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। तो ये था दोस्तों रोलेट एक्ट। और इस रोलेट एक्ट को के लिए काफी विवाद हुआ था दोस्तों इसके चलते। ठीक है, इस रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। तो बहुत ही कुख्यात ये कानून था जो रोलेट एक्ट था। ठीक है, इसका काफी विरोध हुआ था भारत के अंदर। जो मजिस्ट्रेट था वो किसी को भी अपनी मर्जी से ही जेल में फेंकवा सकता था, और उसके बाद उसका कोई वकील नहीं हो सकता था, कोई अपील नहीं की जा सकती थी, कोई दलील नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, इसी का जो विरोध बहुत ज्यादा हुआ था भारत में। गांधी जी ने अपनी ओर से विरोध करने का प्रयास किया था, तमाम नेताओं ने कोशिश की थी। और 1919 में आप लोग जानते हैं जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था अमृतसर में, ठीक है, तो 13 अप्रैल को, है ना, 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो इसी के विरोध में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। वहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो यही रोलेट एक्ट था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपको विचार करना है, 3 जो कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थे। तो पहला कथन देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा देखिए, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इन तीनों में से कौन सी चीजें ऐसी थी जो अंग्रेजों की भारत को देन थी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी चीज अंग्रेजों की भारत को देन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये जो पहला कथन है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये तो मुगलों के टाइम में ही शुरू हो गया था। इवन शेरशाह सूरी ने शुरू कर दिया था। ठीक है, जो कि बीच में हुमायूं को हराकर शासक बने थे, है ना। तो शेरशाह सूरी के टाइम में ही काफी भूमि सुधार हुए थे। अकबर ने इन सुधारों को आगे बढ़ाया था राजा टोडरमल की सहायता से। ठीक है, और ये जो दूसरी बात है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो चलती फिरती तोपों का उपयोग भी मध्यकालीन इतिहास में ही है। जब बाबर ने हराया था पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, ठीक है, पानीपत का जब युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी को जब बाबर ने हराया था, तो उसमें बाबर के तोपखाने की ही विशेष प्रशंसा हुई थी। ठीक है, बहुत ही हल्की फुल्की, बहुत ही पोर्टेबल टाइप की तोपों का इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, तुलगुमा युद्ध पद्धति काफी मशहूर है बाबर की। ठीक है, तो चलती फिरती तोपों का उपयोग भी उसी समय बाबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ये जो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये पुर्तगालियों ने शुरू की थी दोस्तों। ठीक है, जो पुर्तगाली हैं, ठीक है, पुर्तगीज, उन्होंने शुरू की थी तंबाकू और लाल मिर्च की खेती।
तो आंसर हमारा यहां पर डी बनता है। आगे बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि अब 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन आपको बताना है, सही आपका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो बन जाएगा यहां पर डी। उपयुक्त कथनों ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कथन देख लीजिए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, कोई इसकी बात नहीं है, कोई सही बात नहीं है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल कार्य करना असंभव हो गया था, यह भी गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये बात भी गलत है। दरअसल हुआ क्या था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था दोस्तों, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो अंग्रेज जो थे वो भारत को इस वर्ल्ड वॉर में शामिल करना चाहते थे, जबकि कांग्रेस की कुछ शर्तें थी, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, जो अंग्रेज उस वक्त भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, उसने कांग्रेस से पूछे बिना, भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत को विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसने सीधे घोषित कर दिया था कि भारत इस विश्व युद्ध में शामिल है। तो कांग्रेस ने इसका काफी विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि इसी की बिना पर हम कुछ बेहतर अपनी शर्तें मनवा लें, ठीक है। जो भी जिस भी तरह की कांग्रेस जो आजादी की बात करती थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करती थी, ठीक है। 1929 के बाद से कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की, स्वराज की बात करनी शुरू की थी। तो ये तमाम बातें कांग्रेस मनवाना चाहती थी इसकी बिना पर, लेकिन लिनलिथगो ने सीधा ही भारत को विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था। तो कांग्रेस को यह बात सही नहीं लगी और कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। 1937 में चुनाव हुए थे, ठीक है। इन चुनावों में कांग्रेस को 7 प्रांतों में जीत मिली थी। तो ये 7 प्रांत कौन से थे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आप गूगल करके जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ में मुस्लिम लीग को जीत मिली थी, तो ये हुआ था, अधिकतर में मतलब कांग्रेस को ही जीत मिली थी। कांग्रेस ने 1939 में अपने सभी मंत्रिमंडल के इस्तीफे दे दिए थे, और इस दिन को मुस्लिम लीग जो थी उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, इवन डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर, ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। अब दोस्तों ये क्यों किया गया था, इसका आपको कारण बताना है। तो सीधा मैं आपको आंसर बताता हूं दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा बी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, ठीक है। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, और यहां पर कांग्रेस को राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह की जिम्मेवारियां एक प्रकार से कांग्रेस को मिली थी कि कांग्रेस इन दोनों ही विषयों पर काम करेगी। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस को महसूस होने लगा था कि कांग्रेस अगर सामाजिक सुधारों की ओर ज्यादा ध्यान देगी तो जो राजनीतिक लक्ष्य है वो भटक जाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई, और 1886 का जो कोलकाता अधिवेशन था, ठीक है, 1886 का जो कोलकाता अधिवेशन था, वहां पर यह बात उठी कि भैया जो सामाजिक सुधार है वो कांग्रेस के एक अलग विंग के द्वारा किए जाएं, ठीक है, कांग्रेस डायरेक्ट इन कामों को ना देखे। तो इसीलिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस यानी कि सामाजिक सम्मेलन का, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया, ठीक है। तो ये एक अलग से संगठन बना था इसी उद्देश्य के लिए। तो आंसर है हमारा बी। अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो नीचे आपको 3 दलों के नाम दिए गए हैं, उनके हिसाब से आपको निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो पहली पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी देखिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, और तीसरा है स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो इनमें से दोस्तों जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, और तीसरी स्वतंत्र लेबर पार्टी। इन दोनों संगठनों की स्थापना, इन दोनों दलों की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। लेकिन ये पहली जो है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जयंत प्रभाकर, ठीक है, जयंत प्रभाकर इसके अध्यक्ष थे पहले।
लेकिन बाकी के जो दोनों हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इसकी स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी 1942 में। ठीक है। और इसी तरह से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है उसकी भी स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। तो ये है दोस्तों हमारा जो आंसर जो बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा बी, केवल 2 और 3। ठीक है। यहां पर अगर इस तरह से आंसर आपको देना होगा तो ये देना होगा बी। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्नों का पैटर्न भी लगातार देख रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था कि, अब दोस्तों ये मरण पर्यंत उपवास ये आमरण अनशन ही है। ठीक है, आमरण अनशन, जिसको कि सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आमरण अनशन गांधी जी सत्याग्रह करते थे ज्यादातर ना, तो ये मरण पर्यंत उपवास जो था ये सत्याग्रह था गांधी जी का। ये गांधी जी ने यरवदा जेल में किया था पुणे के अंदर 1932 में। तो किस लिए किया था, इसका जो आंसर है दोस्तों 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आपको आता है तो आता है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, फैक्चुअल ये प्रश्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसको सांप्रदायिक पंचांट भी कहा जाता है, हिंदी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी लिखा हुआ है। कम्युनल अवार्ड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, इनकी बांटो और राज करो की नीति थी अंग्रेजों की, है ना। तो इसने क्या किया था कि 16/8/1932, तो 16 अगस्त 1932 को इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी। तो कम्युनल अवार्ड से क्या फर्क पड़ता, इससे जो सबसे बड़ा फर्क जो पड़ रहा था उससे ये था कि जो दलित थे, दलित एक प्रकार से हिंदू धर्म से अलग हो जाते। ठीक है, दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाते, उनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल जाता है यहां से दलितों को, जिस प्रकार से 1909 में मुस्लिमों को मिला था। आप लोगों को याद हुआ 1909 के अंदर मार्लियामेंटो सुधार या जो भी जो अधिनियम आया था उससे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आए थे उससे ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस और सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। और 1932 में ये जो कम्युनल अवार्ड आया था इससे होना ये था कि जो दलित हैं ये हिंदू धर्म से अलग हो जाते और इनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल जाता। तो गांधी जी इसी के खिलाफ थे, वो कहते थे कि दलित जो हैं वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। ठीक है, तो इनको पृथक निर्वाचन के तहत नहीं लाना चाहिए। मतलब गांधी जी यहाँ पर दलितों के खिलाफ नहीं थे दोस्तों। गांधी जी ने जो ये अपना सत्याग्रह किया था वो चाहते थे कि भैया के जो दलित हैं वो हिंदू धर्म में ही रहें, उनको अलग ना माना जाए। ठीक है, क्योंकि वो अलग नहीं है। गांधी जी का ये मानना था और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है। ठीक है, तो गांधी जी इस बात पर अड़ गए और डॉक्टर अंबेडकर के साथ इसी के लिए गांधी जी का एक समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, पूना पैक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 24 सितंबर 1932 को पूना की यरोडा जेल के अंदर गांधी जी और अंबेडकर के अंदर एक पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था कि सांप्रदायिक पंचांट यानी कम्युनल अवार्ड को तो डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया कि चलिए ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं तो ये कम्युनल अवार्ड के तहत जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही है दलितों के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन समझौता ये हुआ कि जो दलितों के लिए सुरक्षित सीटें थी कुछ, ठीक है, भारत के राज्य विधानमंडलों के अंदर जो प्रांतों के जो इलेक्शन होते थे उसमें दलितों के लिए 71 सीटें पहले आरक्षित थी। तो इससे अब क्या हो गया, अब दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित हो गई। गांधी जी ने यह समझौता कर लिया कि भैया दलित अलग ना हो हिंदू धर्म से, इससे अच्छा तो यह है कि इनकी सीटें बढ़ा दी जाएं। ठीक है, तो प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई दलितों के लिए। और साथ ही जो केंद्रीय विधानमंडल था, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के अंदर भी दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों यहां पर मैंने दोनों चीजों का जिक्र कर लिया है। यहां पर मैंने सांप्रदायिक पंचांट यानी कम्युनल अवार्ड का भी जिक्र कर लिया, पूना पैक्ट का भी जिक्र कर लिया। तो इस तरह से ये समझौता हुआ था। ठीक है, और बाद में गांधी जी ने ये उपवास अपना छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न दादा भाई नौरोजी से जुड़ा है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो वही बात दोस्तों, 3 यहां पर कथन दिए गए हैं और आपको देखना है कि उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है। दादा भाई नौरोजी की सबसे प्रभावी देन क्या थी?
तो आपको दोस्तों मैं यहां पर आंसर सीधा बता देता हूं। आंसर है हमारा यहां पर ए, केवल एक। ठीक है, ये 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों कथन सही नहीं है। जो 1 नंबर जो कथन है ये सही है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारत के धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि किस तरह से जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश शक्ति है, वो भारत के धन को, भारत की धन संपदा को अवशोषित कर रही है, इंग्लैंड में लेकर जा रही है। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बताया था हमें कि किस तरह से भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा है। ठीक है, ये इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी चले गए थे, वहां पर जाकर पार्लियामेंटेरियन भी बने थे दोस्तों। ठीक है, ब्रिटिश संसद के मेंबर भी रहे थे और वहां पर इन्होंने एक पेपर, एक पर्चा इन्होंने तैयार किया जिसको कहा जाता है इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, और इसी के अंदर इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। साथ ही इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसको कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस किताब के जरिए इन्होंने भारतीयों को जागरूक करने का काम किया था। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। तो हमारा जो आंसर यहां पर हो जाएगा ए, केवल एक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए बहुत प्रसिद्ध है ये आपको देखना है यहां पर। तो आपको अपना आंसर देना है दोस्तों। तो इसका आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ए, केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर ए क्यों है। अब दोस्तों ये जो देखिए पहला जो कथन है केवल यही सही है, बाकी दोनों के कथन गलत हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का संकल्प पारित कर दिया था। कांग्रेस ने कह दिया था कि भैया अब तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। और ये जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया था। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी। बाकी ये जो बात है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। ये झगड़ा दोस्तों 1916 में ही सुलझा लिया गया था। ठीक है, 1916 में शायद लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था वहां पर ही ये झगड़ा तो सुलझा लिया गया था। और दूसरा, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों के मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए दोस्तों दो राष्ट्रों के जो राष्ट्र सिद्धांत है, टू नेशन थ्योरी, ये तो 1929 तक आई ही नहीं थी। ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यही है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो हमारा आंसर जो है वो है ए। 11वां लेसन है और इसमें हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2013 में आए हुए एमसीक्यूज के बारे में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के इतिहास से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, इसको आप पॉलिटी में भी रख सकते हैं और इतिहास का तो ये है ही। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस प्रकार से हुआ था उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। अगर आपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा है, उसका चयन किस प्रकार से हुआ, निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो आप इसका आंसर सीधा दे देंगे। ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, कुछ भी कंसेप्चुअल इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं सीधा इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर जो है वो है सी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा हुआ था। यानी कि डायरेक्ट उनका चुनाव नहीं हुआ था, जनता के द्वारा सीधा चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा चुनाव हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से जो समझौता किया, बैठकें की, उनके अकॉर्डिंग जो आपस में तय हुआ उसके हिसाब से 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा सीधे ही सदस्यों को चुना गया था। तो यहां पर दोस्तों जो पैमाना लिया गया था वो लगभग ये लिया गया था कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य चुना जाना था संविधान सभा का। तो ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन हुआ था, ना कि लोगों के द्वारा। उम्मीद करता हूं आपने संविधान सभा के बारे में पढ़ रखा होगा और कैबिनेट मिशन के बारे में भी पढ़ रखा होगा। आगे चलते हैं। बंगाल का
तिभागा किसान आंदोलन, इसकी मांग क्या थी? देखिए दोस्तों, प्रश्न है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो यह भी दोस्तों एक फैक्चुअल प्रश्न है। अगर आपने तिभागा आंदोलन के बारे में पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं यहां पर सीधा। इसका आंसर है ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। दरअसल दोस्तों ये जो तिभागा आंदोलन है, ये इसको तिभागा भी कह देते हैं और तेभागा भी कह देते हैं, ठीक है, तेभागा, ठीक है, दोनों कह देते हैं। तो ये जो आंदोलन है ये 1946 से 1950 के बीच का है दोस्तों, ठीक है। आजादी से पहले से शुरू हुआ था और आजादी मिल गई थी उसके काफी समय बाद तक भी आंदोलन चलता रहा था। तो किसानों की मांग क्या थी? किसानों से दरअसल क्या होता था, जो जमींदार होते थे पहले फसल का आधा हिस्सा ले लेते थे, ठीक है। यहां पर किसानों ने मांग की थी कि हम आधा हिस्सा जमींदारों को नहीं देंगे, हम केवल 1/3 हिस्सा जमींदारों को देंगे और 2/3 हिस्सा अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों इस मांग के लिए किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। इसको तिभागा आंदोलन कहा जाता है। बंगाल के अंदर यह आंदोलन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और प्रश्न के तौर पर केवल एक नाम लिखा हुआ है, एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन देखने हैं, ठीक है। कूट का प्रयोग करके सही कथनों को चुनना है, सही आंसर आपको चुनना है। तो पहला कथन देखिए दोस्तों, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो क्या एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? जी हां, बिल्कुल सही ये कथन है एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ। एनी बेसेंट दोस्तों ये ब्रिटिश नागरिक थी और इन्होंने आयरलैंड की आजादी के लिए भी अपना योगदान दिया था, ठीक है, और इवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था। ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी 1917 के अंदर, ठीक है। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, लेकिन उससे पहले 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था, जो आयरलैंड की होम रूल लीग से प्रभावित होकर, ठीक है। होम रूल आंदोलन इन्होंने भारत में शुरू किया था और होम रूल आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहते हुए, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर रहते हुए डोमिनियन स्टेटस हासिल करना, भारत के लिए स्वायत्त शासन हासिल करना। और होम रूल आंदोलन जो था दोस्तों, इसकी एक प्रकार से आप कह सकते हैं 2 होम रूल आंदोलन थे, ठीक है। भारत के अंदर 2 होम रूल लीग्स बन गई थी। एक तो थी एनी बेसेंट की और एक थी तिलक की, ठीक है। तिलक का अपना एरिया डिफाइन था और एनी बेसेंट का अपना एरिया डिफाइन था। तो उम्मीद करता हूं आप होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आगे दूसरी बात जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तो ये बात गलत है दोस्तों, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य संस्थापिका नहीं थी ये दोस्तों, ठीक है। अध्यक्ष जरूर बनी थी लेकिन संस्थापक कोई और थे, उनका नाम बताता हूं। जो तीसरा कथन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, ये मैंने बात कर ही ली है कि 1917 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो पहला और तीसरा ये दोनों कथन सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये बात गलत है, ठीक है। ये अध्यक्षा जरूर बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, लेकिन संस्थापक जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, वो एक तो थी मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की, और दूसरे थे कर्नल ऑलकट। मैडम ब्लावत्स्की और दूसरे थे कर्नल ऑलकट। इन्होंने न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क है, इन्होंने वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। हालांकि बाद में जाकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो भारत में आ गया था, तमिलनाडु में, अड्यार में, चेन्नई के पास, ठीक है। तो वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आ गया था। तो वहां पर ही एनी बेसेंट अध्यक्षा के तौर पर उन्होंने काम भी किया था। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो सीधा आप इसका आंसर दे देंगे। दोस्तों आज के जो प्रश्न आप लोगों के सामने जो आ रहे हैं, ज्यादातर ये फैक्चुअल प्रश्न ही है। इवन इतिहास से जुड़े हुए ज्यादातर प्रश्न दोस्तों फैक्चुअल ही होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपने उस चीज के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो ये प्रश्न इल्बर्ट विवाद से जुड़ा हुआ है। तो इल्बर्ट विवाद किससे जुड़ा हुआ था? तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूं। आंसर है सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारतीय न्यायाधीश थे, जो इंडियन जज थे, उनको भी
यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई का अधिकार मिल गया था। ठीक है, इससे पहले यूरोप के जो भी लोग थे, चाहे यूरोप के जो भी चाहे क्रिमिनल होते थे भारत में, या अगर उन पे कोई दीवानी मुकदमा चल रहा है, तो सारे मामलों में यूरोपियन जो जज होते थे वही यूरोप के लोगों के मुकदमे सुनते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल से क्या हुआ कि भारत के जो जज थे उनको भी यूरोपियन लोगों के मामलों की सुनवाई का अधिकार मिल गया था। तो इससे जो यूरोपीय लोग थे वो काफी गुस्से में हो गए थे। ठीक है, उन्होंने विरोध किया था इल्बर्ट बिल का, और बाद में इल्बर्ट बिल वापस भी लेना पड़ा। इल्बर्ट बिल दोस्तों ये 1883 में आया था, 1883 का टाइम है। और ये लाने वाले कौन थे भारत के अंदर? उस वक्त जो वायसराय थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ये काफी उदारवादी माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने भारत में काफी सुधारों की कोशिश भी की थी। भारत में प्रेस पर जो कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे उनको भी हटाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं लॉर्ड रिपन के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। इन्हीं के कार्यकाल में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद उठा था, और इल्बर्ट बिल को बाद में मजबूरी में वापस लेना पड़ा था लॉर्ड रिपन को, और इसीलिए लॉर्ड रिपन निराश भी हो गए थे और इन्होंने समय से पहले इस्तीफा भी दे दिया था अपने पद से। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? अब साइमन कमीशन काफी चर्चा में रहता है दोस्तों, आपने काफी बार इसके बारे में सुना होगा। साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में ये भारत आया था और काफी भारत में इसका विरोध हुआ था। इसके विरोध होने का जो कारण था सीधा आपको बता देता हूं, फैक्चुअल प्रश्न है, इसका आंसर है सी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था दोस्तों। इसके अंदर इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे। सर जॉन साइमन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन था। तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी यूरोपियन थे। और भारत के जो नेता थे वो काफी नाराज हुए थे, भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो काफी नाराज हुए थे इस बात से, भैया इसके अंदर भारत के संविधान की स्कीम के बारे में चर्चा करनी थी साइमन कमीशन ने भारत के अंदर आके। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था साइमन कमीशन का वो था भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना। ठीक है, भारत में आगे किस प्रकार का प्रशासन हो, भारत में संविधान हो या नहीं हो, तो इन तमाम चीजों के ऊपर गौर करना था साइमन कमीशन ने। लेकिन इसके अंदर कोई भारतीय मेंबर ही नहीं था, इसलिए जो भारत के लीडर्स थे वो काफी नाराज हुए थे, काफी इसका विरोध हुआ था। आपको याद होगा लाला लाजपत राय ने काफी विरोध किया और उनके ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ आगे जाकर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उनका देहांत हो गया था, और उसी के विरोध में भगत सिंह और उनके साथी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सैंडर्स की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, जो एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था। तो ये तमाम चीजें हुई थी। तो साइमन कमीशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं साइमन कमीशन के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपको मालूम होगा 1942 में शुरू हुआ था। पिछले वीडियो में, पिछले लेसन में हमने भारत छोड़ो आंदोलन का अच्छा खासा जिक्र किया था। 1942 में जब यह प्रारंभ हुआ, किस लिए प्रारंभ हुआ? दरअसल दोस्तों भारत में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में क्रिप्स प्रस्ताव आया था भारत में। इंग्लैंड के एक पार्लियामेंटेरियन थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भारत में आए थे अपने कुछ प्रस्तावों को लेकर। जो ब्रिटिश सरकार के जो प्रस्ताव थे उनको प्रस्तावों को लेकर आए थे कि भारत में किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाए, किस प्रकार से भारत का शासन आगे जाकर चलना चाहिए। लेकिन इनके जो प्रस्ताव थे उनसे भारत के जो पॉलिटिकल जो पार्टियां थी वो उनसे सहमत नहीं हुई थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग वगैरह। ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था असफल हो गया था, और इसी के विरोध में, इसी की प्रतिक्रिया पर 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है ये ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? दरअसल दोस्तों ये 2012 का प्रश्न है। ठीक है, 2012 के जो आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें आया था। पिछले वीडियो में मुझसे ये मिस हो गया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें इसको शामिल कर लिया है। तो ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो ब्रह्म समाज के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर देंगे दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फैक्चुअल प्रश्न ही है ये भी। ठीक है, केवल ब्रह्म समाज के बारे में अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इसका आंसर आसानी से आप लोग कर देंगे। तो ब्रह्म समाज के बारे में दोस्तों एक बता देता हूं मैं थोड़ा सा। 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, एक प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत
भारतीय पुनर्जागरण के पिता इनको कह सकते हैं, ठीक है। सती प्रथा का बहुत ज्यादा जबरदस्त इन्होंने विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। आगे चलकर इसने ब्रह्म समाज ने बहुत सारी चीजों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। और ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये तमाम लोग थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने आगे जाकर ब्रह्म समाज के कार्य को बहुत आगे लेकर गए थे, ठीक है। ब्रह्म समाज को काफी मशहूर किया था केशव चंद्र सेन ने। हालांकि एक समय के बाद केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे। खैर, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज दोस्तों जो है, ब्रह्म समाज, ये प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कूटों के आधार पर आप सही उत्तर आपको चुनने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन से कथन सही है, आपको ये देखने हैं। तो दोस्तों, पहला जो कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज जो था वो मूर्ति पूजा का विरोधी था, ठीक है। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा। दरअसल जो ब्रह्म समाज था वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था दोस्तों, कि ईश्वर केवल एक ही है, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग पंथ है दोस्तों, अलग अलग धड़े हैं। कोई एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है, कोई, ठीक है, सभी को मानता है, तो इस तरह से है, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का जो था वो एकेश्वरवाद में इसका विश्वास था। दूसरी बात, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो ये बात भी सही है। इसने पुरोहित वर्ग को भी अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। ब्रह्म समाज जो था मूर्ति पूजा का विरोध किया था, पुरोहितवाद का इसने विरोध किया था, अवतारवाद का भी खंडन किया था, ठीक है। तो काफी ये एक तरह से आप इसको तार्किक आंदोलन कह सकते हैं। तो ब्रह्म समाज की ये तमाम विशेषताएं थी। और तीसरी बात जो है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो ऐसी कोई बात नहीं की दोस्तों, वेदों को त्रुटिहीन इसने नहीं बताया, वेदों के बारे में इस तरह की कोई बात, उल्टे वेदांत दर्शन की ओर झुकाव था ब्रह्म समाज का, ठीक है। तो वेदांत त्रुटिहीन है ऐसी कोई बात नहीं की, उल्टे वेद त्रुटिहीन है ये बात आप कह सकते हैं कि जो आर्य समाज था उसने कही थी, ठीक है। आर्य समाज जो जो दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आर्य समाज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह बात कही थी कि वेद त्रुटिहीन है, वेद पढ़िए, वेदों की ओर चलिए, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के बारे में दोस्तों पहले दोनों कथन हमारे सही बैठते हैं, पहला और दूसरा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो यहां पर होगा बी, केवल 1 और 2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया बी। तो ये था दोस्तों आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको आज का लेसन तो कृपया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें भविष्य में जितने भी हमारे लेसन्स आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।